Hello, good morning, students. Hope you are doing good at your place. आज हम सीखेंगे कक्षा 12 का भाग बी चैप्टर रेशो एनालिसिस में किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल करेंगे। तरलता अनुपात जो लिक्विडिटी रेशोज हैं, जैसा बच्चों हमने पीछे आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि विभिन्न प्रकार के जो रेशो एनालिसिस हैं उससे हमें जो आंकड़े हैं उनको सरल और समझने योग्य बनाने के लिए हम अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए प्रस्तुत करते हैं। उसकी गणना करने के लिए सबसे पहला अनुपात है तरलता अनुपात। तो यह अनुपात चालू संपत्तियों की चालू दायित्वों के साथ चालू दायित्वों से तुलना करके व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता का विश्लेषण करते हैं। यह अनुपात आपके पास है चालू अनुपात। बेटा, इस अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं हम इसको। यह व्यवसाय की चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों का भुगतान करने की क्षमता को मापने में सहायता करता है, इसलिए यह चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो इसका फार्मूला है बेटा चालू अनुपात, करंट रेशो इज इक्वल टू चालू संपत्तियां अपॉन चालू दायित्व। ओके, तो इसमें नेक्स्ट जो है चालू संपत्तियां और चालू दायित्व क्या होते हैं बेटा। चालू संपत्तियों वो संपत्तियां होती हैं जो या तो रोकड़ के रूप में होती हैं या लेखावधि में रोकड़ में परिवर्तित हो जाती हैं, जो 1 वर्ष है। लेखावधि जो अकाउंटिंग पीरियड है, जो 12 महीने का होता है या 1 वर्ष का जो होता है, उसके अंदर अंदर जो संपत्तियां जो हैं वो कैश में कन्वर्टेड हो सके तो उनको हम चालू संपत्तियां बोलते हैं। और चालू दायित्व कौन होते हैं, जिनका भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना पड़ता है। ओके, अब मैंने यहाँ पर आपको देखिए चालू संपत्तियां और चालू दायित्व अलग अलग से दिखाए हैं। हम इनको करेंगे। चालू संपत्तियों में क्या आता है, बैंक बैलेंस, बैलेंस इन द बैंक। बैंक में आपका शेष कितना है, आपके पास कितना कैश इन हैंड कितना है, आपके देनदार कितने हैं, आपके पास स्टॉक कितने का है, प्री पेड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो आपने पहले कर दिए हैं, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितनी हैं, और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, ये सारे जो हैं ये आपके पास किस में आते हैं, करंट एसेट्स में। ओके, और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या है, आपके पास क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डिविडेंड पेबल है एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारे आपके पास चालू दायित्व हैं। ओके, अब हम इसको करेंगे एक। तो लेखांकन सिद्धांत के अनुसार जो हमारे पास रेशो 2:1 एक आदर्श अनुपात जो है उसको माना जाता है। इसका अर्थ है कि व्यवसाय की चालू संपत्तियां इसके दायित्वों से कितनी होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए, 2:1। यदि आपके जो दायित्व हैं 1 हैं तो आपके जो चालू संपत्तियां हैं वो 2 होनी चाहिए। को आदर्श अनुपात समझने का कारण है कि चालू दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात भी फर्म के पास इनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ कार्यशील पूंजी या रोकड़ होनी चाहिए। नंबर 2, जितना ऊंचा अनुपात होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि फर्म अपने चालू दायित्वों का भुगतान अधिक आसानी से कर सकेगी। परंतु अधिक ऊंचा अनुपात कमजोर विनियोग नीति को व्यक्त करता है, क्योंकि यह बेकार पड़ी नकदी को दर्शाता है जो सही चिन्ह नहीं है। तो चालू अनुपात 2:1 से कम है तो यह तरलता और कार्यशील पूंजी की कमी को दर्शाता है। ओके, ज़्यादा भी यदि आपके पास ये बड़ा हायर जो है इसका रेशो आती है तो उससे क्या होगा, आपके पास कैश, आपके पास व्यवसाय में कैश है, संपत्तियां हैं, वो बेकार में पड़ी रहेंगी तो उसका जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार में आपके पास किसी काम की नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये आदर्श अनुपात चाहिए, ना तो ज़्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा जो अनुपात है, इसके साथ हम करेंगे शीघ्र या तरल अनुपात। यह तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध बताता है।
यह तरल संपत्तियों का चालू दायित्वों से भाग करके ज्ञात किया जाता है। तो शीघ्र या तरल अनुपात, क्विक रेशो जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो, ये तरल संपत्तियां और चालू दायित्व होते हैं। तो तरल संपत्तियां क्या होता है बेटा? लिक्विडिटी। तो चालू संपत्तियां माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक जब हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है? लिक्विड एसेट्स जिसको बोलते हैं तरल संपत्तियां। तो यहाँ पर आप तरल संपत्तियों को चालू दायित्वों से भाग करने पर हमारे पास शीघ्र अनुपात की गणना हो जाती है और इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। यह तरल अनुपात भी कहा जाता है। तरल संपत्तियां वही संपत्तियां होती हैं जिन्हें अधिक नुकसान के बिना तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। और क्या कारण है कि स्कंद और पूर्वदत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस को तरल संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता और इसका जो अनुपात है, अनुकूल अनुपात जिसको हम कहते हैं, जो आइडियल जिसको कहते हैं, वो 1:1 होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 1 रुपये के चालू दायित्व के लिए कम से कम 1 रुपये की तरल संपत्तियां हैं। ऊंचे अनुपात को अच्छा समझा जाता है। यह व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता को अच्छा सूचकांक है। इसे चालू अनुपात की अपेक्षा अधिक अच्छा समझा जाता है क्योंकि चालू अनुपात परिमाणात्मक पहलू हैं जबकि यह अनुपात गुणात्मक पहलू को दर्शाता है। जो आपके पास क्वालिटेटिव जो है वो आपके पास ये अनुपात कैसा है? क्वालिटेटिव। और जो पहले वाला जो करंट जिसको आप अनुपात करंट रेशो कहते थे वो क्या था? उससे आपका क्वांटिटेटिव जो है वो शो करता है, उससे हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। एक तो क्या है? चालू अनुपात की गणना हम करना इसमें सीखेंगे। तो चालू अनुपात होता है चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। और दूसरा अनुपात बेटा मैंने आपको बताया शीघ्र या तरल अनुपात। तो एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, हम इसको करेंगे। देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। इसमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व है, ये एक क्या है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ऑफ सुमन एंटरप्राइजेस एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी वगैरह वगैरह। और एसेट्स में आपके पास क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लूज टूल, पेटेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स एंड दिस ओके, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशोज ओके एंड कमेंट ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस। तो लिक्विडिटी रेशोज आपके पास पहली रेशो आपके पास थी करंट रेशो, आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? करंट रेशो। और दूसरी जो रेशो है वो क्या है? दूसरी रेशो आपके पास है क्विक रेशो, या जिसको आपने एसिड टेस्ट रेशो भी कहा, क्विक रेशो। ये 2 रेशोज आपने इस क्वेश्चन से निकालने हैं। तो करंट रेशो का मैंने आपको बताया। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट ये हेयर करंट रेशो, या इसको फुल फॉर्म में हम लिखेंगे करंट रेशो। ओके, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा, इसको लेजर पॉइंटर है या इसका जो इरेजर है बेटा, इसको लेकर इसको यहाँ से इसको मिटा देते हैं। एंड करंट रेशो इसको हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, थोड़ा आपको बड़ा बड़ा दिखे, कोई बात नहीं, इससे लिखा जाएगा क्या? करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन, हाँ, करंट एसेट इसका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी
करंट लायबिलिटी, ओके ओके, ये बहुत बहुत जो आपका है हाइलाइटरी बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको फिर इसमें करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बेटा करंट एसेट्स हम निकालेंगे पहले। करंट एसेट, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आइटम्स आएंगी हमारे पास। करंट एसेट्स में मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक, वेयर इज क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आएगा आपके पास डेटर्स, तो आपके पास ये डेटर्स हैं। डेटर्स कितने हैं, डेटर्स 1,00,000 हैं आपके पास। डेटर्स आपके पास हो गए 1,00,000 के, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,50,000 का। और उसके बाद कैश, वेयर इज कैश, हाँ कैश है 75,000। नेक्स्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज 15,000। और उसके बाद इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ओके, हाँ ये भी आपके पास करंट एसेट्स है, क्योंकि आपके पास ये प्रीपेड आपने इसको दे दिया है। तो अब हम इसको करें आगे, लिखें क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, करंट एसेट्स हेयर इन दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक, प्लस डेटर्स, प्लस कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लस कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लस इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, प्लस ओके। और ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1,50,000 एंड डेटर्स हैं 1,00,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपके पास 1,50,000, 1,50,000 प्लस डेटर्स 1,00,000 प्लस कैश, कैश आ गया 75,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 15,000 एंड प्लस इनकम टैक्स पेड इन एडवांस 20,000। दिस इज योर करंट एसेट्स and after adding this it will be equal to 3,60,000, 3,60,000। okay, now calculate current liability। ओके, करंट लायबिलिटी बच्चों क्या है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट आपके जो क्रेडिटर्स हैं और कोई टैक्स है आपके पास, दिस इज योर लायबिलिटी साइड, दिस इज योर लायबिलिटी साइड है। तो यहाँ पर आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, तो करंट टैक्सेशन, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, एंड ये आपके पास एक करंट टैक्सेशन है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, एंड देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बैंक ओवरड्राफ्टेड है, डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल, दिस इज आल्सो ए करंट लायबिलिटी। हाँ जी।
तो इसको करने के लिए फिर हम जो है इसको अब लिख लेते हैं। अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी दैट इज इक्वल टू करंट टैक्सेशन, करंट टैक्स प्लस ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस OE प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट आप कर लिख लेंगे, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्लस डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल ओके बेटा। करंट आपको जो टैक्स मैंने बताया वो है 10,000 प्लस ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 30,000 रुपये प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास दिया है कितना 20,000 एंड डिविडेंड पेबल 40,000। हेलो, तो कितना हो गया बेटा है? ये टोटल हो गया आपके पास 1,05,000 रुपये, 1,05,000। ओके, अब हम इसको निकालेंगे। ऊपर करंट एसेट्स में 3,60,000, करंट लायबिलिटी आ गई 5,000। अब हम इसको आगे यहाँ पर भर देते हैं। इसमें यहाँ पर करंट रेशो इज इक्वल टू स्मॉल में मैं लिखता हूँ करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा ये आपके पास मैंने बताया आपको 3,60,000, 3,60,000 और आपके पास ये जो करंट लायबिलिटी आई ये आगे 1,05,000, 1,05,000। यदि आप इसको कट करेंगे, जीरो से जीरो जो है कट हो जाएंगी। 360 को आप वो दिस इज 360 अपॉन 105 से इसको डिवाइड करेंगे, तब आपके पास ये आ जाएगा कितना। दिस विल बी, यहाँ देखिए 3.43:1। दिस इज योर करंट रेशो, दिस इज योर करंट रेशो। तो जल्दी से अब इसका कर लेते हैं हम। इसकी जो दूसरी रेशो थी आपके पास वो थी बेटा, आपसे पूछी गई थी क्विक रेशो। क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो जो है आपके पास फार्मूला था क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो आपके पास करंट लायबिलिटी तो हमें निकाली है 1,05,000। क्विक एसेट्स जल्दी से निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स क्या होती है? क्विक एसेट इज इक्वल टू डेटर्स प्लस कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये कितना है क्विक एसेट्स के लिए? या तो इसको लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। डेटर्स प्लस कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो डेटर्स कितने हैं हमारे पास थे? 1,00,000 के थे डेटर्स थे, प्लस कैश था बेटा 75,000 एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं 15,000। तो ये टोटल हो गया हमारे पास कितना हो गया है? 1,90,000, 1,90,000, 1,90,000। ओके, अब हम इसको 1,90,000 को 1,05,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये क्विक रेशो आ जाएगी। क्विक रेशो इजकल टू कितना? 1,90,000 अपॉन
1,05,000, ये 3030 से कट हो जाएगी, ऊपर रहेगा 190, 105, और यदि आप इसको सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 1.81:1, इसको हम कर लेंगे। नाउ आपके पास जो है ऊपर जो करंट रेशो आई बेटा वो थी 3.31, और इसका जो आदर्श अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 2:1। ओके, ध्यान से देखिए इधर। एंड आपके पास जो क्विक रेशो थी वो आई आपके पास 1.81:1, और ये कितनी चाहिए थी आपके पास, 1:1 आदर्श अनुपात था, इतनी होनी चाहिए। अब हम इसको कमेंट करेंगे, हम बताएंगे, इसमें देखेंगे, आपसे पूछा था कि कमेंट करिए ये रेशो कैसी है। तो इस कमेंट को हम बेटा देखिए क्यों ये ज़्यादा है कम, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। तो द करंट रेशो ऑफ 3.3:1 इज हायर देन द आइडियल रेशो ऑफ 2.1। ये जो आपके पास यहाँ थी ये 3.3 ज़्यादा आई देन द 2.1। ओके, तो क्या हुआ इसका, द लिक्विड रेशो ऑफ 1.81:1 इज ऑल्सो हायर देन द स्टैंडर्ड रेशो ऑफ 1:1। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इसमें जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई दिस है, और जो आदर्श अनुपात है वो ए होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्या अपना रिजल्ट देते हैं। हेंस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड एंड इट इज एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इन टाइम। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो इसकी पेमेंट करने की जो शॉर्ट टर्म जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, पोजीशन ऑफ द कंपनी इज साउंड। तो ये था प्रश्न बेटा, होप आपको ये पता लगा होगा। डू मोर प्रैक्टिस और प्रश्न करिए। एक बार मैं आपको फिर जल्दी से, दिस वाज द क्वेश्चन, ये हमारे पास प्रश्न था। इसमें प्रश्न में आपसे पूछा था कि आपकी करंट रेशो कितनी है, क्विक रेशो कितनी है, और आपके पास ये रहा फार्मूला करंट रेशो निकालने का, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स आपके पास से आपके फार्मूला दिया, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इनकम, इनको ऐड कर दिया। एंड करंट लायबिलिटीज, करंट टैक्स, क्रेडिटर्स 1,05,000। ओके, अब इसको आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर आपके पास 3.43:1 आ गया, जो कि आदर्श अनुपात 2:1 होगा। तो ये ठीक ही है, इससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की है वो साउंड है। आपके जो क्विक रेशो थी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट्स में आपके पास ये रहा, क्विक रेशो में आपके पास कैलकुलेट करके आ गया क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, क्विक एसेट्स आपने निकाल लिया, तो आपके पास ये रहा। तो डू मोर प्रैक्टिस, होप you understand this numerical. Thank you very much. Do give me feedback. Thank you so much.